वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सोशोलॉजी एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने 20 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं और आज हम नेक्स्ट 30 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो 21th एमसीक्यूज़ है, विच परस्पेक्टिव एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। अच्छा, हमने कल भी बात की थी कि सोशोलॉजी के 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। फंक्शनल पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, जो फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, वो डील करता है सोसाइटी की स्टेबिलिटी से, सोशल ऑर्डर से। यानी इसका मेन फोकस होता है सोशल सॉलिडेरिटी, सोशल स्टेबिलिटी, सोशल कोहीजन, मेंटेनेंस पे बेसिकली। और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है इसका फोकस होता है सोशल चेंज पे। और सिंबॉलिक इंट्रैक्शन जो है उसका फोकस होता है इंडिविजुअल लेवल पे, लोगों के इंट्रैक्शन वगैरह से। ठीक है, उनके बिहेवियर से। तो यहाँ पर सोशल स्ट्रक्चर्स इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर आ रहा है, तो सोशल ऑर्डर से डील करता है फंक्शनलिज्म। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। फंक्शनलिज्म क्या है? ये एक सोशोलॉजिकल थ्योरी है जो कहती है कि हमारी सोसाइटी डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बनी हुई है। जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, लाइक फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स वगैरह। ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। ये सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं और तभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर मेंटेन है। तो इसका आंसर हो गया फंक्शनलिज्म। अगर यहाँ पे होता कि जो सोशल चेंज से डील कर रहा हो तो फिर हमने चूज़ करना था कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन सोशोलॉजी व्हाट डज स्टेटस रेफर्स टू। अब स्टेटस बेसिकली क्या होता है? एक इंडिविजुअल की अपनी सोसाइटी या कम्युनिटी में जो पोजीशन होती है, जो रैंक होता है, उसको हम बोलते हैं स्टेटस। अब ये स्टेटस किस बेसिस पे हो सकता है? आपकी वेल्थ की, एजुकेशन की बेसिस पे, ऑक्यूपेशन, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल कनेक्शन वगैरह की बेसिस पर जो आपका आपकी सोसाइटी में रैंक होगा वो आपका सोशल स्टेटस कहलाएगा। लाइक मदर जो है वो एक सोशल स्टेटस है। आप पीएचडी स्कॉलर हो, ये एक सोशल स्टेटस है। आप डॉक्टर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, ये सोशल स्टेटस है। तो यानी जो इन फैक्टर्स की बेसिस पे आपका सोसाइटी में एक रैंक होगा उसको हम सोशल स्टेटस बोलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, द पोजीशन एन इंडिविजुअल होल्ड्स विद इन अ सोशल सिस्टम या सोशल स्ट्रक्चर, ये करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है द इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल। सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद द लेवल ऑफ एजुकेशन अटेंड, हाँ एजुकेशन के लेवल पे भी ये होती है, लेकिन इसके अलावा बाकी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वाला है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन रेफर्स टू। कल्चरल एसिमिलेशन को हमने कल भी डिस्कस किया था। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक इंडिविजुअल किसी दूसरे कल्चर को इतना अडॉप्ट कर लेता है कि उसके अपने कल्चर की जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। यानी आप टोटली दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हो, इसको हम बोलते हैं कल्चरल एसिमिलेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है द प्रोसेस बाय विच माइनॉरिटी ग्रुप अडॉप्ट्स द कस्टम्स एंड एटीट्यूड ऑफ डोमिनेंट कल्चर। यानी आप किसी दूसरे या डोमिनेंट कल्चर को फुली अडॉप्ट कर लेते हो, ये कल्चरल एसिमिलेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेस्ड अपॉन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने बेसिकली कहा था कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक आइज़, नोज़, आर्म्स, लेग्स वगैरह, सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, मिलके काम कर रहे हैं तभी एक बॉडी जो है वो फंक्शन कर रही होती है। इसी तरह हमारी सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, जब वो मिलजुल के काम करते हैं तभी जो है वो हमारी सोसाइटी स्टेबल रहती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट है। अब हर्बर्ट स्पेंसर थे कौन? ये इंग्लिश फिलोसफर थे, सोशोलॉजिस्ट थे और सबसे इम्पोर्टेंट वो बायोलॉजिस्ट थे। यानी उनका जो डिफरेंस बाकी सोशोलॉजिस्ट से है वो ये है कि वो बायोलॉजी की फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ थी। उन्हें सोशल डार्विनिज़म भी कहा जाता है। डार्विनिज़म जो कॉन्सेप्ट है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था और वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे इससे, और उन्होंने यही उनका जो कॉन्सेप्ट था उसको सोसाइटी पे अप्लाई कर दिया। तो सोशल डार्विनिज़्म का उनको फाउंडर और फादर भी कहा जाता है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। ये थेरीज ऑलरेडी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसके लेक्चर्स ले लीजिएगा अगर किसी को इन कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता। उसके अलावा उनके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में ये कुछ कॉन्सेप्ट शामिल हैं, सोशल डार्विनिज़म, एवोल्यूशनरी थ्योरी, इंडिविजुअलिज्म वगैरह। और उनकी जो इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह हैं या वर्क हैं वो है सोशल स्टैटिक्स और प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। उसके बाद 25th एमसीक्यूज़ है, विच सोशोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द जनरलाइज्ड अदर। अच्छा, अब दो टर्म्स हैं,
जनरलाइज अदर और सिग्निफिकेंट अदर, और ये दोनों टर्म्स जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दी थी। आई एंड मी थ्योरी का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, और ये जो है सिंबॉलिक इंट्रैक्शन पर्सपेक्टिव का फादर भी इनको कहा जाता है। और इन्होंने इन 2 टर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया। अब जनरलाइज़ अदर क्या है? ये एक सोसाइटी का जो कलेक्टिव एटीट्यूड होता है, या हमसे जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो नॉर्म्स होती हैं, यानी ओवरऑल सोसाइटी जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट कर रही है या इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइज़ अदर। जैसे एक बच्चा अपनी सोसाइटी से सीखता है कि आपने जब बड़े बात कर रहे हो तो दरमियान में उनको इंटरप्ट नहीं करना, ठीक है? तो अगर वो अब अकेले में भी बैठा है तो उस पे इस चीज़ का इन्फ्लुएंस होगा कि वो, अगर कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो वो उनकी बात को नहीं काटेगा, क्योंकि उसने अपनी सोसाइटी से ये चीज़ लर्न किया है। तो सोसाइटी का जो कलेक्टिव एटीट्यूड है, एक्सपेक्टेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, जो एक इंडिविजुअल इंटरनलाइज़ करता है, सीखता है, वो जनरलाइज़ अदर होता है। और सिग्निफिकेंट अदर क्या होता है? ये एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जिससे एक इंडिविजुअल इंस्पायर होता है या इन्फ्लुएंस होता है। वो अब आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई आपका रोल मॉडल हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, यानी कोई एक ऐसा शख्स जो आप पे बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस होता हो, आप इसकी सुनते हैं, मानते हो, आपके बिहेवियर को वो रेगुलेट करता हो। ठीक है? अब एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फ्रेंड से पूछते हो, तो वो आपका जो फ्रेंड है वो आपका सिग्निफिकेंट अदर होगा। तो जनरलाइज़ अदर और सिग्निफिकेंट अदर का कॉन्सेप्ट दिया था जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कार्ल मार्क्स थ्योरी एम्फेसाइजेस दैट सोसाइटल चेंजेस इज ड्रिवन बाय। इसका करेक्ट ऑप्शन है क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी भी है क्लास स्ट्रगल की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट सोशल क्लासेस हैं, स्पेशली जो अपर क्लास है और जो वर्किंग क्लास है, इनके दरमियान क्लैश पाया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। और जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे ज़्यादा काम लेते हैं और उनको कम वेजेस पे करते हैं। तो इस तरीके से उनके दरमियान एक स्ट्रगल पाई जाती है, रिसोर्सेज कम होते हैं और उस पे वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये है क्लास स्ट्रगल, और इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि क्लास स्ट्रगल जो है एक ड्राइविंग फोर्स है सोशल चेंज और रेवोल्यूशन की। यानी अगर किसी सोसाइटी में सोशल चेंज आता है या रेवोल्यूशन आता है, तो उसके पीछे की वजह होगी क्लास स्ट्रगल। तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द टर्म सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू। सोशल मोबिलिटी में 2 टर्म्स आ रही हैं, सोशल और मोबिलिटी। सोशल सोसाइटी, और मोबिलिटी मोबाइल से लिया गया है। मोबाइल मतलब मूविंग, चेंजेबल। तो सोशल मोबिलिटी का क्या मतलब हुआ? चेंजेस इन एन इंडिविजुअल और ग्रुप सोशल स्टेटस ओवर टाइम। यानी लोगों के या इंडिविजुअल लेवल पे जो लोगों के स्टेटस में वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं, उसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। इस पर भी ऑलरेडी एक लेक्चर है, सोशल मोबिलिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, मोबिलिटी बेसिकली क्या होता है? ये इंडिविजुअल, फैमिलीज या ग्रुप्स की मूवमेंट होती है एक सोशल पोजीशन से दूसरे की तरफ। अब इसके 4 टाइप्स हैं, हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, इंटर जनरेशनल और इंट्रा जनरेशनल। अब हॉरिजेंटल मोबिलिटी ये होता है कि मूवमेंट विद इन द सेम सोशल क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो एक हॉस्पिटल में 17 स्केल पे ऑलरेडी जॉब कर रहा है, लेकिन वो अपनी जॉब को स्विच कर लेते हैं और दूसरे हॉस्पिटल में 17 स्केल पे ही जाके जॉब करते हैं। इक्वल उनकी पे है, वही उनका स्टेटस है, डॉक्टर है, वहाँ जाके भी वो वही काम कर रहे हैं। तो ये है हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी, यानी सेम सोशल क्लास के अंदर मूवमेंट। उसके बाद है वर्टिकल मोबिलिटी। वर्टिकल मोबिलिटी होती है कि आप अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करो, या आप लोअर क्लास से अपर क्लास की तरफ मूव करो, या अपर क्लास से लोअर क्लास की तरफ मूव करो। तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जो है वो 2 तरह की मोबिलिटी वर्टिकल में आ जाती है। उसके बाद है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। इंटर जनरेशनल में 2 जनरेशन्स होती हैं, आपके पेरेंट्स की और बच्चों की, ठीक है? यानी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फादर जो हैं वो किसान थे, लेकिन उनका बेटा जो है वो मेहनत करता है और वो डॉक्टर बन जाता है और अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव कर लेता है। तो ये है इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। ये अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। उसके बाद है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशनल में बेसिकली एक ही आती है जनरेशन। जैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ टाइम में जो उसका सोशल स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है या उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, वो इंट्रा जनरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल, पहले आपने जॉब का स्टार्ट लिया, क्लर्क से स्टार्ट हुए, फिर मैनेजर बने, फिर सीईओ बने, जो स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस आ रहे हैं आपके सोशल स्टेटस में, वो इंट्रा जनरेशनल है, यानी इसमें एक ही जनरेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच थेरी आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअल्स एक्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ सिम्बल्स। तो इसका भी आंसर है सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, माइल्डर काइम आइडेंटिफाइड की रोल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन इन सोशल लाइफ को रिलेटिंग इट विद।
ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि माइल्डर खाइम ने थ्योरी दी थी सोशल इंटीग्रेशन और रूल्स और रेगुलेशन की बेस पे, जिसमें उन्होंने बताया था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, तो ये सुसाइड रेट से इसको उन्होंने रिलेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट डज एथनोग्राफी रेफर्स टू इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। अब एथनोग्राफी बेसिकली क्या है, ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होता है जिसमें आप किसी कल्चर को या लोगों के बिहेवियर को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व कर रहे होते हो, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू या फील्ड नोट्स के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप लोगों के कल्चर को या उनके बिहेवियर को या सोशल प्रैक्टिसेस को डीपली एनालाइज कर रहे होते हो या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशनल रिसर्च विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज़ एथनोग्राफी। बाकी ऑप्शन है, एनालिसिस ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर, ये भी गलत है। उसके बाद हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ सोसाइटल चेंजेस ओवर टाइम, ये भी गलत है। और कंपैरेटिव स्टडीज़ बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप डिटेल से किसी भी कम्युनिटी के कल्चर या लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो या अंडरस्टैंड करते हो, तो ये एथनोग्राफी है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोसेस थ्रू विच ट्राइवलीज एंड कल्चरल डिफरेंसेस टेंड टू डिसअपियर ग्रेजुअली इज नोन एज। इसका आंसर है एसिमिलेशन, यानी आप दूसरे कल्चर को जब पूरी तरह अडॉप्ट कर लेते हो तो किसी तरह के डिफरेंसेस नहीं रहते, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसका आंसर है एसिमिलेशन। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म है अकोमोडेशन, ये हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था। 5 टाइप्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, जिसमें एक्सचेंज, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह था, तो उसमें एक अकोमोडेशन भी था। अकोमोडेशन बेसिकली ये होता है कि ये कॉम्प्रोमाइजिंग आप कह सकते हो कि स्टेट होती है कि जब दो ग्रुप्स या इंडिविजुअल के दरमियान जो है वो दोनों अपने पॉइंट्स पे गिव अप कर देते हैं और एक दरमियानी रास्ता निकालते हैं, अकोमोडेट करते हैं, तो उसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं। इसको जो टॉपिक है सोशल इंटरेक्शन का, ये नेक्स्ट एमसीक्यूज़ का जो पार्ट 3 होगा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच सोशोलॉजिस्ट इज़ नॉन फॉर हिज वर्क ऑन डेविएंस एंड लेबलिंग थ्योरी। यहाँ पे पहले है इरविन गोफमैन। इरविन गोफमैन माइक्रो पर्सपेक्टिव जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है उससे बिलोंग करते हैं, तो ये हो गया गलत। उसके बाद है इमाइल डरखाइम। इमाइल डरखाइम जो है वो फंक्शनल पर्सपेक्टिव से बिलोंग करते हैं और ये मैक्रो पर्सपेक्टिव है, ये भी हो गया गलत। अब आगे एडविन लेमट और हॉवर्ड बेकर, अब इनको हम देख लेते हैं ये दोनों कौन है। अच्छा, सबसे पहले है हॉवर्ड बेकर। हॉवर्ड बेकर जो है ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लेबलिंग थ्योरी को डेवलप किया था, और उन्होंने कहा था कि डेविएंस जो है ये बाय बर्थ या इनहेरेंट नहीं होता, बल्कि ये एक सोसाइटी की तरफ से लेबल होता है, यानी सोसाइटी लेबल करती है लोगों को कि ये डेविएंट है या ये नहीं है, ये बिहेवियर डेविएंस में कंसिडर होता है, ये नहीं होता, तो ये सोसाइटी की तरफ से लेबल किया जाता है। उनकी जो बुक है आउटसाइडर्स, जो कि 1963 में पब्लिश हुई थी, वो सोशियोलॉजी और डेविएंस के फील्ड में क्लासिक वर्क कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एडविन लेमेट पे। ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका वर्क था लेबलिंग थ्योरी पे और डेविएंस पे। उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएंस का कॉन्सेप्ट दिया था। वो शिकागो स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे और वो बिलोंग करते थे सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों आंसर्स एक तरह से ठीक हैं, क्योंकि ये इन दोनों का काम है लेबलिंग थ्योरी या डेविएंस से रिलेटेड, लेकिन जो मेजर वर्क है, जो प्रोमिनेंट है, वो है हवर्ड बेकर का। तो अगर ये दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं तो आपने बेकर को ही चूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रोमिनेंट काम इनका है। इनका भी है, अगर वो पूछते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो आपने इनको चूज़ करना है। लेकिन अगर ऐसे एमसीक्यूज़ आता है कि डेविएंस और लेबलिंग थ्योरी पे, तो आपने हवर्ड बेकर को चूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन सोशियोलॉजी मॉरल्स रेफर्स टू। मॉरल्स जो हैं ये एक तरह के अनरिटन इनफॉर्मल रूल्स और नॉर्म्स होते हैं जो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। इनको आपने एक तरह से स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। ये मॉरल वैल्यूज़ कह सकते हो आप, होती हैं, या फिर मैनर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी आपको बता रही होती है कि क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं ठीक। तो मॉरल्स बेसिकली क्या हैं, ये इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं जो कि आपके बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है, आगे। फॉर्मल लॉज इनेक्टेड बाय सोसाइटी, कुछ सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में ये फॉर्मल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये इनफॉर्मल ही होता है। उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट वेरी अक्रॉस सोसाइटी, से तो हो गया गलत। और डी ऑप्शन जो कि ठीक है वो है स्ट्रांगली हेल्ड नॉर्म्स विद मॉरल सिग्निफिकेंस। देखिए, नॉर्म्स जो है ना वो मॉरली बहुत सिग्निफिकेंट होती हैं, इनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं सोसाइटी में।
अब ये ऑप्शन भी ठीक है और ये ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शंस आपको दिए जाएँ तो इनमें से ज़्यादा जो बेस्ट है वो ये डी ऑप्शन है, क्योंकि ये मॉरली सिग्निफिकेंट होते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मल भी आ रहा है जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो कुछ कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मल हो सकता है, और इनफॉर्मल तो ये होते ही हैं। तो यहाँ पर जो बेटर ऑप्शन है वो है स्ट्रांगली हेल्ड नॉर्म्स विद मॉरल सिग्निफिकेंस। इस तरह के एमसीक्यूज मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि समटाइम्स दो तीन ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे होते हैं, तो उसमें आपने किस तरीके से चूज़ करना है कि जो बिल्कुल बेस्ट लग रहा हो, जो उस चीज़ को, जैसे अब ये मॉरल्स को बहुत अच्छे से ये वाला डिफाइन कर रहा है, लास्ट वाला पॉइंट जो है डी, वो मतलब प्रॉपर पता चल रहा है कि मॉरल सिग्निफिकेंस जो कि स्ट्रांगली हेल्ड नॉर्म्स होते हैं ये। तो आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल और मतलब ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद आ जाते हैं 34th एमसीक्यूज़ पे, जो कि है हु आर्ग्यूड दैट मॉडर्निटी वाज डिफाइंड बाय द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जो हमारी सोसाइटीज़ मॉडर्न हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, उसके पीछे इकोनॉमी का हाथ है, और सॉरी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हाथ है। और उन्होंने कहा था कि मॉडर्निटी जो है ये कैपिटलिज्म का प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं, जैसे एलियनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, कमोडिफिकेशन। एलियनेशन ये होता है कि लोग जो हैं वो एलियनेटेड फ़ील करते हैं, कनेक्टेड फ़ील नहीं करते या डिसकनेक्टेड फ़ील करते हैं ह्यूमैनिटी से, अपनी लेबर से। इसकी बिफोर टाइप्स हैं, इस पे भी ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर मौजूद है, आप लोग सर्च कर लेंगे तो वो आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन है। एक्सप्लॉयटेशन ये होता है कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है, बर्जुआज़ी, वो प्रोलेटेरिएट क्लास जो है, वर्किंग क्लास, उनको ऑप्रेस करते हैं, ठीक है, यानी उनको कम वेजेस देते हैं, काम ज़्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से वो उन पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। उसके बाद आ जाता है कमोडिफिकेशन। कमोडिफिकेशन का मतलब ये है कि हर चीज़ जो है उसको आप एक ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, हर चीज़ की कीमत है। अब रिश्तों में या कोई आप लोगों का उस तरीके से बॉन्ड नहीं रहता लोगों के साथ, ठीक है। तो यानी कैपिटलिस्ट की वजह, कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से हर चीज़ जो है वो एक मार्केट वैल्यू तक महदूद होके रह गई है। तो ये कुछ जो है कार्ल मार्क्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द स्टडी ऑफ स्मॉल ग्रुप्स एंड देयर इंटरेक्शन इज़ नोन एज। देखिए, दो तरह की सोशियोलॉजी होती है, एक मैक्रो और एक माइक्रो। मैक्रो में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और स्ट्रक्चरल फंक्शनल आ जाते हैं, और इंटरेक्शन, सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव जो है वो माइक्रो सोशियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप्स और उनके जो इंटरेक्शन को आप स्टडी करते हो वो माइक्रो सोशियोलॉजी होता है। स्मॉल ग्रुप क्या होता है? ये एक सोशल ग्रुप होता है जिसमें लिमिटेड नंबर होते हैं। ये होते हैं 3 से लेके 15 या 20 लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिनके दरमियान कॉमन गोल्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, एक सेंस ऑफ यूनिटी और आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, टीम, क्लब, कमेटी, ये कुछ स्मॉल ग्रुप्स के एग्जांपल हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच सोशोलॉजिस्ट एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया था इमाइल रखाइम ने। अब ये सोशल फैक्ट्स होते क्या हैं? सोशल फैक्ट्स हमारी सोसाइटी में एक तरह की फोर्स होती है जो लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करती है, कुछ काम ज़बरदस्ती उनसे करवाती है और कुछ कामों से उनको रोकती है, ठीक है। इस पर भी एक कम्प्लीट लेक्चर मौजूद है। मटीरियल सोशल फैक्ट्स होते हैं, नॉन मटीरियल होते हैं। नॉन मटीरियल जो है उनका ज़्यादा मेन रोल होता है। नॉन मटीरियल सोशल फैक्ट्स में नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, कस्टम्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द मैकेनिज्म दैट रेगुलेट्स इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोसाइटी इंक्लूडिंग। अब सोशल कंट्रोल क्या है? ये वो मैकेनिज़्म होते हैं जिनके ज़रिए से लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है। लॉज एंड रेगुलेशंस ओनली, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल मीन्स, ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, या कोई भी नहीं। देखें, अब यहाँ पे लॉज और रेगुलेशंस के थ्रू भी किया जाता है और फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पुलिस और कोर्ट वगैरह भी, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इनफॉर्मल और फॉर्मल ये दोनों ऑप्शंस इसमें आ गए। इनफॉर्मल और फॉर्मल मीन्स के ज़रिए से आप सोसाइटी को कंट्रोल कर सकते हो, उसमें सोशल कंट्रोल को मेंटेन रख सकते हो। हाँ, नीचे अब लिखा हुआ है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स कौन से होते हैं। फॉर्मल मीन्स होते हैं ऑफिशियल या स्ट्रक्चर्ड, जिनके ज़रिए से आप सोशल कंट्रोल को अचीव कर सकते हो, जैसे लॉज हो गए, कोर्ट, पुलिस वगैरह। और इनफॉर्मल मीन्स होते हैं ये अनऑफिशियल होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। इसमें जो है आप सोशल कंट्रोल को मेंटेन रख सकते हो थ्रू सोशल नॉर्म्स, फैमिली इन्फ्लुएंस या पीयर प्रेशर के थ्रू।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट डज़ द टर्म सोशल कैपिटल रेफर्स टू। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। सोशल कैपिटल बेसिकली क्या है, हमारे फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप वगैरह, ये वो नेटवर्क और रिलेशनशिप होते हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टमेंट, नॉलेज एंड स्किल्स पोसेस्ड बाय इंडिविजुअल, फिजिकल एसेट्स ऑन बाय इंडिविजुअल्स, या फिर नेटवर्क और रिलेशनशिप। तो सोशल कैपिटल जो है वो हमारे नेटवर्क्स और रिलेशनशिप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव प्राइमरीली फोकस ऑन इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ओनली, जेंडर इनइक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स, रेशियल इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेंडर इनइक्वालिटी और वुमेन राइट्स। जो हमारा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है वो वुमेन के राइट्स की बात करता है और जेंडर इनइक्वालिटी की बात करता है। तो इसका भी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन सोशोलॉजी व्हाट डज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रेफर्स टू। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या होता है कि एक शेयर्ड बिलीफ होते हैं, एटीट्यूड होते हैं सोसाइटी या ग्रुप में जो मौजूद होते हैं, और ये लोगों के दरमियान सोशल कोहेजन या सोशल सॉलिडेरिटी को प्रमोट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, ये इमाइल रखाइम ने दिया था। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक शेयर्ड वैल्यूज़, बिलीव्स या नॉर्म्स होते हैं जो लोगों को जोड़े रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, शेयर्ड बिलीफ। कलेक्टिव का मतलब भी शेयर्ड होता है। बाकी तीनों में अगर आप देखोगे, इंडिविजुअल थॉट, अवेयरनेस इंडिविजुअल हैव अबाउट देयर ऑन कॉन्शियसनेस, या कोई भी ऑप्शन नहीं। तो देखें यहाँ पे ये तीनों जो हैं वो इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं, और जो फर्स्ट वाला है वो शेयर्ड, वहाँ पे टर्म आ गई है शेयर्ड बिलीफ। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विथ सोशोलॉजिकल अप्रोच एम्फेसाइजेस अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर थ्रू सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है कि ये एक इंडिविजुअल की पर्सनल परसेप्शन होती है, उसकी पर्सनल फीलिंग्स होती हैं, उसके इमोशंस, उसकी थॉट, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, यानी आप किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हो, आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या सोच है, वो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहलाता है, यानी इंटरनल एक्सपीरियंस। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। तो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु डेवलप द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन जो है वो एंथनी गिडेंस ने दी थी। अब ये थ्योरी बेसिकली है क्या, ये थ्योरी कहती है कि इंडिविजुअल और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी सोशल स्ट्रक्चर इंडिविजुअल के एक्शंस को चेंज करता है और इंडिविजुअल के जो एक्शंस हैं वो सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ये इंटरडिपेंडेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। यानी लोग अपने एक्शन से सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं, शेप कर रहे होते हैं। तो सिंपल टर्म्स में लोग और सोसाइटी जो है वो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, सोशलाइजेशन अकर्स थ्रू विच एजेंट, फैमिली, पीयर ग्रुप, एजुकेशन, या ऑल ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है कि ये तीनों, फैमिली, पीयर ग्रुप और एजुकेशन, तीनों जो हैं वो सोशलाइजेशन के एजेंट हैं। सोशलाइजेशन क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी सोसाइटी से हर चीज़ लर्न कर रहे होते हो। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन वो लोग होते हैं, वो ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके ज़रिए से आपकी सोशलाइजेशन हो रही होती है। बेसिकली ये मीडियम होते हैं। ये लोग भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एटीट्यूड को या वैल्यूज़ वगैरह को इन्फ्लुएंस या रेगुलेट कर रहे होते हैं। कॉमन एजेंट्स की बात करें तो फैमिली, स्कूल, पीयर, मीडिया, रिलीजन, कम्युनिटी, कल्चर, ये कुछ एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच सोशोलॉजिस्ट इज़ नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल कॉन्शियसनेस। डबल कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो W.E.B. ड्यू बॉयस ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक इंडिविजुअल अपनी डुअल पर्सनैलिटीज़, डुअल आइडेंटिटीज़ की वजह से उसको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है। स्पेशली ये जो अफ्रीकन अमेरिकन है, उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट को या उन लोगों के लिए ये दिया था जहाँ पर वो कह रहे थे कि दो कल्चर्स की वजह से जो है आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। एक होता है इंडिविजुअल का अपना कल्चर, और एक होता है सोसाइटी का ओवरऑल कल्चर। जो अब माइनॉरिटी ग्रुप है उनका कल्चर डिफरेंट होगा, लेकिन सोसाइटी का ओवरऑल जो मेन स्ट्रीम कल्चर है या डोमिनेंट कल्चर है वो डिफरेंट होगा। तो उन दोनों की वजह से जो एक सेंस ऑफ डिसकनेक्शन फील होती है, जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं उनको, या फिर जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो डबल कॉन्शियसनेस। डबल मतलब एक आपका मेन कल्चर, आप चीज़ों को अपने कल्चर के लिहाज से देख रहे होते हो, और एक जो आपका डोमिनेंट कल्चर है आप उसके लिहाज से देख रहे होते हो। तो ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है द टर्म कल्चरल रिलेटिविज्म रेफर्स टू। इसको देखने से पहले हम देखते हैं इन तीन टर्म्स को। तीन टर्म्स हैं यहाँ पे, एथनोसेंट्रिज्म, जीनोसेंट्रिज्म और कल्चरल रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिज्म बेसिकली ये होता है कि आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हो और दूसरों के कल्चर को इन्फीरियर समझते हो, यानी आप अपने कल्चर के लेंस के थ्रू दूसरों के कल्चर को जज कर रहे होते हो। उसके बाद है जीनोसेंट्रिज्म। जीनोसेंट्रिज्म ये होता है कि आप दूसरों के कल्चर को प्रेफरेंस दे रहे होते हो, उनको आइडियलाइज़ कर रहे होते हो और अपने कल्चर को आप इन्फीरियर कंसिडर कर रहे होते हो। और थर्ड जो है वो है कल्चरल रिलेटिविज़्म। कल्चरल रिलेटिविज़्म बेसिकली क्या है कि आप दूसरों के कल्चर को उनके कल्चरल लेंस के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हो। यानी अगर कोई कल्चर जो है वहाँ पे किसी डिफरेंट तरह की फ़ूड को कंज्यूम किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, आप उस कल्चर के लिहाज से ही उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो कल्चरल रिलेटिविज़्म बेसिकली किसी कल्चर को जज नहीं करते बल्कि आप समझने की कोशिश करते हो। यहाँ पे ऑप्शंस हैं द बिलीव दैट वन कल्चर इज़ सुपीरियर टू अदर, ये है एथनोसेंट्रिज्म जिसमें आप अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हो दूसरों के कल्चर से। अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर ऑन इट्स ओन टर्म्स विदाउट जजमेंट, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, और ये है कल्चरल रिलेटिविज्म। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है द मर्जिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। मर्जिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स को हम बोलते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पे कल्चरल रिलेटिविज्म की बात हो रही है तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज है द रिजेक्शन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। फोर्थ ऑप्शन में वो कह रहे हैं कि रिजेक्शन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, ये भी कल्चरल रिलेटिविज्म नहीं होता, इसको हम बोलते हैं कल्चरल इंटॉलरेंस या कल्चरल होमोजेनिटी, ठीक है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म बेसिकली यही कि आप दूसरों के कल्चर को उसके लिहाज से ही अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो विदाउट जजमेंट। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट डज द टर्म जेंडर रोल रेफर्स टू। जेंडर रोल बेसिकली क्या होते हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। हमारी सोसाइटी ने आप बाय बर्थ मेल हो या फीमेल हो, आपके साथ जो रोल्स को असाइन किया होता है, जो ड्यूटीज़ होती हैं, उसको हम बोलते हैं जेंडर रोल, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, ये होता है सेक्स। उसके बाद बी ऑप्शन है द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर बेस्ड ऑन वन सेक्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं सेक्स के बेसिस पर, मेल और फीमेल से एसोसिएट किया हुआ होता है कि आप मेल हो तो आपने ये काम करना है, फीमेल हो तो आपने ये काम करना है, तो वो होता है जेंडर या जेंडर रोल। उसके बाद जो नेक्स्ट टू ऑप्शन हैं द लीगल स्टेटस ऑफ मैन एंड वुमेन इन सोसाइटी और द इकोनॉमिक रोल्स प्लेड बाय डिफरेंट जेंडर्स, तो ये दोनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी सजेस्ट दैट रियलिटी इज़ ऑब्जेक्टिव एंड अनचेंजिंग, गलत ऑप्शन है। इंडिविजुअल आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर रियलिटीज़ या रियलिटी इज़ डिटर्मिन्ड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। और फोर्थ ऑप्शन जो है सोशल इंटरेक्शन शेप आर परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। अब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बेसिकली क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल, अब पैसे की कीमत क्यों है, किसने आपको बताया कि पैसा जो है एक वैल्यूएबल चीज़ है, इसके थ्रू आप कुछ भी खरीद सकते हो। ये पैसे की जो रियलिटी है वो हमारी सोसाइटी ने बनाई है। सोशल कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है कि आप अपनी सोसाइटी में जो कुछ भी देख रहे हो ये सोसाइटी का ही बनाया गया है। रियलिटी क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, क्या नॉर्मल है, क्या नॉर्मल नहीं है, ये हर चीज़ आपको सोसाइटी बता रही है। सोसाइटी ने ही एक रियलिटी कंस्ट्रक्ट की हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पीटर एल बर्गर और थॉमस लकमैन ने दिया था। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है विद सोशियोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो मैक्स वेबर ने थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी दी थी जिसमें उन्होंने आइडियल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल पेश किया था जिसके की फीचर्स थे हायरार्किकल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, रूल्स एंड रेगुलेशंस, इम्पर्सनैलिटी, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन एंड प्रमोशन, फोकस ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इसका भी जो है वो कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। आइडियल टाइप्स बेसिकली जो हैं वो मैक्स वेबर ने दी थी। एमसीक्यूज अगर इस तरीके से आ जाए कि आइडियल टाइप्स किसका कॉन्सेप्ट है तो वो मैक्स वेबर का है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु इज़ नोन फॉर देयर वर्क ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस, तो इसमें आर्ली रसल हॉकचाइल्ड जो हैं इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस पे काम पेश किया था। अब सोशियोलॉजी ऑफ इमोशंस है क्या, ये एक सब फील्ड है
जो देखती है या एग्जामिन करती है कि इमोशंस किस तरीके से हमारी सोसाइटी या कल्चरल फैक्टर्स इसको बनाते हैं, जैसे नॉर्म्स, वैल्यूज़, पावर डायनेमिक्स वगैरह, किस तरीके से ये हमारे इमोशंस को शेप करते हैं, इस चीज़ को एग्जामिन करना, चाहे वो सोशोलॉजी ऑफ इमोशंस है। ये माइक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो भी हो सकते हैं। माइक्रो लेवल पे आप इंडिविजुअल के इमोशनल एक्सपीरियंसेस, इमोशनल इंटरेक्शन, इमोशनल लेबर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, और मैक्रो लेवल पे आप एनालाइज कर सकते हो कि कैसे इमोशंस जो हैं वो ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर या इंस्टीट्यूशंस वगैरह के ज़रिए शेप किए जाते हैं। बाद लास्ट एमसीक्यूज़ है, हु कॉइन्ड द टर्म जेसल शाफ्ट। जेसल शाफ्ट जो है ये टोनीज ने कॉन्सेप्ट दिया था, जेमिन शाफ्ट और जेसल शाफ्ट का। जेमिन शाफ्ट बेसिकली है कम्युनिटी, और जेसल शाफ्ट जो है वो है सोसाइटी। जेमिन शाफ्ट बेसिकली आप याद रख सकते हो कि ज़रा रूरल जहाँ पर जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं क्लोज नेट, और वहाँ पे लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, स्मॉलर इन साइज़ होता है ये। और जेसल शाफ्ट जो है ये इम्पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, फॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं जो कि सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिविजुअल गोल की बेसिस पे बनी होती हैं। उन्होंने 1887 में अपना एक वर्क प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने ये दोनों चीज़ें बताई थी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था टोनीस ने, जेमिन शाफ्ट और जेसल शाफ्ट का। जेमिन शाफ्ट बेसिकली कम्युनिटी और जेसल शाफ्ट सोसाइटी है। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।